नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और खौफनाक कहानी हमारे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हवेली की जहाँ मौत ने हंसते हुए अपनी तैयारी की है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक यात्रा के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुंबई के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम माथेरान है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। गर्मियों में यहाँ सुकून पाने लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये जगह एकदम वीरान और खौफनाक हो जाती है। गांव के करीब एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग विजयवाड़ा हाउस के नाम से जानते हैं। हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है, सीहे है, पर उसकी पुरानी दीवारों के पीछे छिपे हुए राज आज भी लोगों के दिलों में डर का बसेरा बनाए हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, किरण, विकास, सुमित और आंचल। ये चारों कॉलेज के दिनों से साथ थे और अब एक एडवेंचर ट्रिप की तलाश में थे। माथेरान की सर्दी और वहां की रहस्यमयी कहानियों ने उन्हें वहां खींच लाया। उन्होंने सुना था कि विजयवाड़ा हाउस में कई सालों से कोई नहीं गया और वहां की असली सच्चाई कोई नहीं जानता। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। उन चारों ने इन बातों को मजाक समझा और खुद ही उस खौफनाक हवेली को देखने का फैसला किया। माथेरान पहुंचकर उन्होंने एक स्थानीय गाइड से हवेली के बारे में और जानकारी ली। गाइड ने उन्हें कई बार चेताया कि वह वहां न जाए, लेकिन उत्सुकता और रोमांच ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने गाइड की बात को अनसुना कर दिया और अगली ही शाम विजयवाड़ा हाउस की ओर निकल पड़े। शाम के समय माथेरान के जंगलों में ठंडी हवाएं चल रही थीं और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता जा रहा था। चारों दोस्तों के चेहरे पर डर के बजाय उत्साह था। उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक पुराना खंडहर होगा, लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, माहौल और भी खौफनाक होता गया। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से हवा की आवाज अजीब ध्वनि पैदा कर रही थी। चारों के कदमों की रफ्तार धीमी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वहां की ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक घुस गई हो। चारों एक ही टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहे थे। अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और हर कोने से अजीब सी बदबू आ रही थी। विकास ने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली तो देखा कि वहां पर गिरी हुई लकड़ी के टुकड़े और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। अचानक आंचल की चीख सुनाई दी। वह किसी चीज से टकरा गई थी। जब बाकी तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि आंचल एक पुरानी तस्वीर के फ्रेम से टकराई थी। तस्वीर में एक परिवार की धुंधली छवि दिखाई दे रही थी, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में मौजूद सभी लोगों के चेहरे किसी ने खुरच कर मिटा दिए थे। ये देखकर सुमित ने मजाक में कहा, शायद इन लोगों को अपनी शक्लें पसंद नहीं थी। लेकिन इस मजाक पर कोई नहीं हंसा। सभी के चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था। तस्वीर को देखते ही उनके मन में अनजाना डर भर गया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी और उन्हें अब अंदर के कमरों की जांच करनी चाहिए। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां का दृश्य और भी अजीब था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुर्सी सालों से वहां है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें लगातार उसकी ओर खींच रहा था। आंचल ने आगे बढ़कर कुर्सी को छूने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कमरे की सभी खिड़कियां अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गईं। हवा के झोंके से कमरे का तापमान और गिर गया और एक अजीब सी घुटन वाली स्थिति पैदा हो गई। विकास ने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। सभी के चेहरों पर अब डर साफ दिखने लगा था। वह एक दूसरे को दोष देने लगे कि ये उनका सबसे बुरा फैसला था। तभी कमरे में अचानक से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा हो, लेकिन यह आवाज किसी भी दिशा से नहीं आ रही थी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और अब उनका मजाक करने का मूड पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कमरे में फैली फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। विकास ने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? आंचल ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सुमित ने फुसफुसाहटों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह शब्दों को पहचान नहीं पा रहा था। सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था।
तभी कमरे के एक कोने से हल्की परछाई नजर आई। किरण ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, उसने घबराते हुए कहा, और बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे तो वही अजीब सी हवा फिर से पूरे कमरे में घूमने लगी। इस बार हवा और ठंडी हो चुकी थी और चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक से खिड़कियों के बाहर तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। विकास ने दरवाजे को एक आखिरी बार धक्का दिया और जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ही धीमी आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे अब एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दे रहा था। पहले वे इस कमरे से बाहर निकलने की जल्दी में थे, लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती थी। यह अंधेरा गलियारा जो शायद हवेली के और गहरे हिस्सों की ओर ले जा रहा था। क्या हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? आंचल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। बाहर तूफान उठ चुका था और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता भी इस गलियारे के अंत में ही हो सकता था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत जुटाकर गलियारे में कदम रखा। जैसे ही वे गलियारे में चले, उन्हें महसूस हुआ कि दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। हर पेंटिंग में किसी ना किसी व्यक्ति की धुंधली छवि थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर चेहरे पर कोई निशान या घाव था। कुछ पेंटिंग्स के चेहरे पूरी तरह से मिटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हटा दिया हो। विकास ने एक पेंटिंग के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। ये सब लोग कौन हैं और इनके चेहरे क्यों मिटाए गए हैं? उसने सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक से हवा में एक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। यह आवाज धीरे धीरे पास आने लगी और अब चारों के पैरों में तेजी आ गई। गलियारे का अंत नहीं दिख रहा था और वे जितना आगे बढ़ रहे थे, वह उतना ही लंबा होता जा रहा था। अचानक सुमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने बाकी तीनों से कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गलियारे के दूसरी तरफ से एक भारी दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के पीछे घना अंधकार था और उस अंधकार से दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। चारों ने तुरंत मुड़कर पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा अब बंद हो चुका था। वे फंस चुके थे। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उस दरवाजे के अंदर जाना ही था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवा और तेज हो गई और उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बेहद करीब खड़ा हो और धीरे धीरे उनके कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन वह आवाज साफ नहीं थी। वे चारों दरवाजे के करीब पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। अंदर का दृश्य उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर किसी को बांधकर रखा गया था। वह इंसान था या कुछ और, यह साफ नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा नकाब था और उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। चारों के कदम वहीं रुक गए। आंचल ने डरते हुए पूछा, यह कौन है और इसे किसने यहां बांधा है? जवाब में सिर्फ खामोशी थी। तभी उस बंधे हुए शख्स की आंखें अचानक खुल गई और उसने उन चारों की ओर घूरते हुए देखा। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि सबके दिलों की धड़कनें एक पल के लिए थम गई। वह शख्स धीरे धीरे अपने होंठ हिला रहा, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। किरण ने उसके पास जाकर सुना तो वह धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, वापस जाओ, यहां से जाओ, वरना तुम भी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन खतरे का अंदेशा साफ था। आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए चारों तैयार नहीं थे, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। चारों दोस्तों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वे बंधे हुए शख्स की चेतावनी के बावजूद आगे बढ़े, क्योंकि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर का अंधेरा उन्हें अपने में समेट रहा था। विकास ने धीरे धीरे उस बंधे हुए शख्स के करीब जाने का फैसला किया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी चेतावनी अब भी गूंज रही थी, यहां से जाओ, वरना तुम भी। उसकी आवाज टूट गई थी, लेकिन उसका डरावना लहजा हर किसी के दिल में बस गया था। तभी हवेली के अंदर की दीवारों से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। दीवारें मानो सांस ले रही थीं। किरण ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था।
तभी गलियारे में एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल विकास के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी बची थी। चारों ने घबराते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें अब भी रहस्यमयी आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनसे बातें कर रही हो। सुमित ने घबराते हुए कहा, यह जगह जिंदा है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, कमरे की फर्श पर एक भारी झटका लगा। फर्श के नीचे से आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे किसी ने दरवाजे के दूसरी ओर जोर से खटखड़ाया हो। चारों ने डरते हुए फर्श की ओर देखा था, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं था। आंचल ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? ये जगह हमें मार डालेगी। तभी उस बंधे हुए शख्स की आवाज फिर से गूंजने लगी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी और गहरी थी। तुम लोग यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। इस जगह पर जो एक बार आया, उसे मौत भी नहीं बचा पाई। उसकी आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसने चारों को खामोश कर दिया। अब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि वे सिर्फ किसी भूत या हवेली में नहीं, बल्कि एक शापित जगह में फंस चुके थे। विकास ने एक आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बंद हो चुका था। तभी हवेली की दीवारों से एक हल्का धुआं निकलने लगा। यह धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा और हवा को और भी घुटन भरी बना रहा था। सुमित को खांसी होने लगी और बाकी तीनों ने अपने चेहरे ढंक लिए। धुआं घना होने के साथ साथ उनके सामने अजीब आकृतियां बनने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उन आकृतियों में किसी की छवि छिपी हुई थी। अचानक एक आकृति ने सुमित करीब जाकर उसे जकड़ लिया। सुमित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह धुएं की आकृति उसके चारों ओर कस गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। किरण ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी उस अदृश्य ताकत का शिकार हो गई। अब चारों को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक प्रेतबाधित जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। विकास ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो होगा, हम वापस जा सकते हैं। लेकिन हवेली के हर दरवाजे और खिड़की पर मानो अब ताले लग चुके थे। धुआं अब तक और घना हो चुका था और वे चारों उसमें घिरे हुए थे। तभी उस बंधे हुए शख्स की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वह जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। तुम सब अब मेरे हो, उसने कहा, और अचानक उसके बंधन टूट गए। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके शरीर का आकार अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा खौफनाक निशान थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था। अचानक से हवेली के कमरे में तेज धमाका हुआ और धुएं में लिपटी आकृतियां जैसे हीरों की तरह टूटकर गायब होने लगी। सुमित और किरण अभी तक धुएं की चपेट में थे, लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, उन्होंने देखा कि वे अब उसी अंधेरे गलियारे में लौट आए थे जहां से वे आए थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कोई बुरी तरह से थक चुका था। हमें अब यहां से किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा, आंचल ने घबराते हुए कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बंधा हुआ शख्स अब कहीं नहीं था। ये मानो हवेली का एक और चाल था, जिसने उन्हें पहले से भी ज्यादा उलझा दिया था। विकास ने टॉर्च को फिर से चालू किया और गलियारे में आगे की ओर बढ़ने का इशारा किया। इस बार हम बिना रुके आगे बढ़ेंगे। हमें कोई दरवाजा या खिड़की ढूंढनी होगी, उसने दृढ़ता से कहा। वे चारों हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो दीवारें खुद उन्हें चेतावनी दे रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गलियारा संकरा होता गया और अचानक वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए। इस हॉल की दीवारों पर पुरानी चित्रकारियां थीं, जिनमें विजयवाड़ा हवेली का अतीत झलक रहा था। एक चित्र में दिखाया गया था कि यह हवेली कभी रजवाड़ों की थी, लेकिन उसके बाद अचानक एक भीषण आग लग गई थी। हवेली के ज्यादातर लोग मारे गए थे और कुछ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। आंचल ने हॉल की दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। देखो, ये वही आदमी है जो हमें पहले कमरे में बंधा हुआ मिला था, उसने चौंकते हुए कहा। बाकी तीनों ने भी ध्यान दिया। वह आदमी एक तस्वीर में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही घावों से भरा हुआ था जैसा उन्होंने कुछ देर पहले देखा था। यह आदमी कौन है? सुमित ने पूछा। और क्यों इसने हमें यहां बुलाया? तभी हॉल के एक कोने से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। ये वही आवाजें थीं जो उन्हें पहले भी सुनाई दी थी, फुसफुसाहटें, लेकिन इस बार ये और साफ थीं।
चारों ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा और वहां हॉल के कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया। विकास ने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें एक छोटे से कमरे का सामना हुआ जिसमें एक पुराना ताबूत रखा था। कमरे में धूल की परत जमी हुई थी और हर चीज से पुरानी और भयानक कहानियां झलक रही थी। ताबूत के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। आंचल ने डरते हुए किताब को उठाया और उस पर लिखा हुआ पढ़ने लगी। यहाँ उन सभी की आत्माओं को कैद किया गया है जिन्होंने इस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश की। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में खौफ और घबराहट साफ झलक रही थी। क्या इसका मतलब है कि हम भी यहाँ कैद हो जाएंगे? किरण ने घबराते हुए पूछा। विकास ने कहा, नहीं, हमें इस हवेली का सच जानना होगा। हमें समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, तभी हम यहां से बच सकते हैं। तभी ताबूत अचानक से हिलने लगा और उसमें से तेज आवाज आने लगी। चारों पीछे हट गए, लेकिन ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। चारों दोस्तों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे हटने के बजाय एक दूसरे के करीब आ गए। कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ने लगी और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही ताबूत पूरी तरह खुला, उसके अंदर का दृश्य देखकर चारों की सांसें रुक गईं। ताबूत के अंदर वही शख्स लेटा हुआ था जिसे उन्होंने पहले बंधा हुआ देखा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी त्वचा मरे हुए व्यक्ति की तरह पीली और सूखी थी। उसने धीरे धीरे अपने सिर को घुमाकर चारों की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक घिनौनी मुस्कान थी। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने भारी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक खौफनाक खिंचाव था जो सीधे उनकी रूह तक उतर रहा था। सुमित ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। विकास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वह शख्स धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और ताबूत से बाहर निकलने लगा। मैं वही हूं जो सदियों से इस हवेली का पहरेदार रहा हूं। जो भी यहां आता है वह इस जगह के रहस्यों का हिस्सा बन जाता है। आंचल ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से जाने दो, हमसे कोई गलती हो गई है। उस शख्स ने जोर से हंसते हुए कहा, अब जाना मुमकिन नहीं है। इस हवेली की हर दीवार, हर कोना तुम्हें यहां रोकने के लिए बेताब है। तभी कमरे की दीवारों पर उभरती आकृतियां और भी स्पष्ट हो गई। दीवारों से निकलते हाथ, मुंह और आंखें चारों को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का हर हिस्सा अब जिंदा हो चुका था और उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। किरण ने चिल्लाते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, हम यहां मरने नहीं आए हैं। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से जकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा हिलने लगा और उसकी लकड़ी से निकली डरावनी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। उस शख्स ने कहा, इस हवेली का रहस्य जानने के लिए तुम्हें उसकी कहानी सुननी होगी। यह हवेली कभी एक राजमहल थी जिसमें एक शक्तिशाली राजा रहता था, लेकिन उसकी उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह राजा अब इस हवेली का मालिक है और वह चाहता है कि तुम भी उसकी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाओ। विकास ने हिम्मत करके कहा, नहीं, हम यहां से निकलेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। उस शख्स ने अपनी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, यहां से कोई भी बिना राजा की मर्जी के नहीं निकल सकता, लेकिन अगर तुम राजा की इच्छा पूरी कर सको तो शायद तुम्हें मौका मिले। सुमित ने डरते हुए पूछा, क्या इच्छा है उसकी? उस शख्स ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह अपनी खोई हुई चीजें वापस चाहता है। जो लोग उसके खिलाफ गए, उन्हें मौत ने भी आजाद नहीं किया। तुम्हें उन आत्माओं को शांति दिलानी होगी जो इस हवेली में फंसी हुई हैं। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह साफ हो चुका था कि अगर वे राजा की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वे भी इसी हवेली के शापित आत्माओं में बदल जाएंगे। तभी कमरे में एक और दरवाजा खुला और उसके पीछे अंधेरे की गहराई नजर आई। वह शख्स धीरे धीरे वापस ताबूत में लेट गया और ताबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। उसकी अंतिम आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी, राजा की आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर नए खुले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और उसके पीछे अंधेरा किसी विशाल दानव की तरह दिखाई दे रहा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। विकास ने टॉर्च की रोशनी में आगे का रास्ता देखा और दरवाजे के भीतर कदम रखा।
बाकी तीनों ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। जैसे ही वे दरवाजे के पार पहुंचे, उन्हें एक विशाल हॉल नजर आया। यह हॉल पहले वाले से भी बड़ा और भयानक था। दीवारों पर जले हुए चित्र लटके हुए थे और फर्श पर जंग लगे धातु के पुराने सामान पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, हॉल के बीचों बीच एक पुराना बड़ा आईना रखा था। उस आईने के सामने पहुंचकर उन्हें अपनी परछाइयां अजीब तरीके से हिलती दिखाई दी, जैसे वह आईना के वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाने के बजाय किसी और डरावनी हकीकत का हिस्सा था। सुमित ने हल्की आवाज में कहा, यह आईना कुछ अजीब है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। तभी आईने में हलचल होने लगी। चारों की परछाइयां अचानक से धुंधली हो गई और उनमें से किसी की भी परछाई स्थिर नहीं रही। आईने में धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा, एक राजा का चेहरा। उसकी आंखें गहरे लाल थी और उसका चेहरा ठंडे कठोर भावों से भरा हुआ था। उसकी नजरें सीधी चारों पर थी। तुम मेरे दरबार में आए हो, राजा की आवाज आईने से गूंजने लगी, और अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहता हूं। विकास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम हमें यहां से जाने दोगे अगर हम तुम्हारी आत्माओं को शांति दिला दें? राजा की आंखें चमक उठी। शांति? वह तो बहुत दूर की बात है। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है और यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वह जो मैं दिखाऊंगा। आंचल ने डरते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? राजा की आवाज और गंभीर हो गई। यह हवेली मेरे उन वफादारों का मकबरा है जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। वे आत्माएं अब भी इस जगह में फंसी हुई हैं। तुम्हें उन्हें शांति दिलाने के लिए उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। हर आत्मा को उसकी गलती का सामना कराना होगा। तभी आईने में हलचल और बढ़ गई और हॉल का दृश्य बदलने लगा। दीवारें हिलने लगी और आईने से निकलकर एक धुंधली आकृति आकार लेने लगी। ये एक महिला की आत्मा थी जिसकी आंखें खाली और भावहीन थी। उसने अपनी लंबी सफेद पोशाक पहनी थी और उसके चेहरे पर डरावना घाव था। विकास ने घबराते हुए कहा, यह कौन है? राजा की आवाज फिर से गूंजी, ये मेरी पहली पत्नी है जिसने मुझसे धोखा किया था। उसकी आत्मा अब तक इस हवेली में भटक रही है और तुम्हें इसका सामना करना होगा। वह महिला धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतें धीमी और खौफनाक थीं और उसकी आंखें सीधे आंचल की ओर देख रही थीं। आंचल ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महिला की आत्मा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तुम भी मेरी तरह यहां फंस जाओगी, आत्मा की धीमी ठंडी आवाज ने आंचल के कानों में गूंजते हुए कहा। आंचल ने जोर से चीख मारी, लेकिन बाकी तीनों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे पीछे खींचा। सुमित ने कहा, हम इस आत्मा को कैसे शांत करेंगे? आईने से राजा की आवाज आई, तुम्हें इसका सच जानना होगा। यह महिला अपने पापों का सामना नहीं कर सकी थी। तुम्हें इसे उसकी सच्चाई से रूबरू कराना होगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी असली चुनौती शुरू हो चुकी थी। उन आत्माओं का सामना करना जो कभी राजा के दरबार में रही थीं, लेकिन अब हमेशा के लिए इस खौफनाक हवेली में कैद थीं। महिला आत्मा चारों के चारों दोस्तों के बीच घूमती रही। उसकी आंखों में एक ठंडा कठोर भाव था। आंचल अब भी उसके निशाने पर थी। जैसे ही उसने आंचल की ओर फिर से हाथ बढ़ाया, विकास ने खुद को आगे कर दिया। तुम उसे कुछ नहीं करोगी, वह चिल्लाया, लेकिन उस आवाज में आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। महिला ने बिना एक पल गंवाए अपना ठंडा एनमीथीना हड्डी तक पहुंचने वाला हाथ विकास की छाती में घुसा दिया। विकास के मुंह से खून की धार बह निकली। उसकी आंखें भय से खुली की खुली रह गई और अगले ही पल उसका शरीर ठंडा हो गया। विकास की मृतदेह फर्श पर गिर गई। बाकी तीनों दोस्त चिल्लाते हुए पीछे हट गए। आंचल रोने लगी, जबकि सुमित और किरण ने विकास की लाश की ओर देखा। हमें यहां से भागना होगा, सुमित ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे पीछे मुड़े, आईना फिर से हलचल करने लगा। इस बार आईने से एक और आत्मा बाहर निकली, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर नफरत और क्रोध था। वह धीमी पर खतरनाक गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। किरण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आंचल अब भी विकास की लाश को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा और बूढ़े आदमी की आत्मा उसके करीब आ चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके पैर ठोस हो गए हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया और अगले ही पल आत्मा ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया। सुमित की आंखें पल भर में सफेद हो गई और उसका शरीर बिना किसी संघर्ष के गिर गया। वह भी मर चुका था।
किरण और आंचल दोनों ने चिल्लाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब पूरी तरह से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। कमरे की दीवारें अचानक उनके चारों ओर घूमने लगीं और हर तरफ से डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम सब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते, राजा की आवाज फिर से गूंजी। तुम मेरी हवेली का हिस्सा बन चुके हो। आखिरी दरवाजा अचानक खुला और किरण ने आंचल का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। दोनों अंधेरे गलियारे में दौड़ते रहे, लेकिन वे जानते थे कि इस हवेली से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। अचानक किरण ने महसूस किया कि आंचल का हाथ ठंडा हो गया है। उसने रुककर पीछे देखा। आंचल की आंखें अब खाली थीं और वह बेजान खड़ी थी। आंचल? किरण ने घबराते हुए पूछा, लेकिन आंचल अब आंचल नहीं रही। वह पूरी तरह हवेली की आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका चेहरा एक अजीब डरावनी मुस्कान में बदल गया। किरण ने दौड़ना जारी रखा, लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही चीज गूंज रही थी, आत्माएं, डर, हवेली का शाप। उसका दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे नहीं पता चला कि कब वह अचेत होकर फर्श पर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने हवेली से एक व्यक्ति को जीवित पाया, किरण, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह किसी से बात नहीं करता, बस हवेली और आत्माओं की बातें करता रहता। उसे एक पागल खाने में भेज दिया गया, जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी अंधकार और डर के साए में बिताई। विजयवाड़ा हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है। जो लोग वहां गए वे या तो कभी वापस नहीं आए या फिर वापस आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हवेली में अब भी वे आत्माएं कैद है जो कभी राजा की सेवा करती थीं, और वहां जाने वाला कोई भी इंसान उन आत्माओं का हिस्सा बन जाता है।